हाय दोस्तों, मेरा नाम अरुण और आप सभी लोगों का महादेव सिविल क्लासेस में स्वागत करता हूं। एंड मेरी पिछली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच गई है और सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया और बहुत सम्मान दिया। इसी तरह बनाए रखिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक, और अपने दोस्तों को भेजते रहिए। थैंक यू दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम को। लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा ऊर्जावान बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी शुरुआत करने से पहले हमें ये थोड़ा सा शरीर में ऊर्जा आनी चाहिए, एक ललक आनी चाहिए, ठीक है। तो हम आपको एक छोटी सी कहानी या थोड़ी सी मोटिवेशनल के तौर पे थोड़ा एक कोटेशन है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि एक बार नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा। दोस्तों, नदी ने अकड़ते हुए कुआं से पूछा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कहाँ मैं नदी और कहाँ तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। कुएं ने नदी को कहा कि भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता ही है। फर्क इतना है कि तू प्यासे के पास जाता है और प्यासा मेरे पास आता है। हमेशा तुम ऊपर से नीचे की तरफ बहती हो, इसीलिए तुम खारी हो, और हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, इसीलिए हम मीठे हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी हो, हमें वहाँ से नीचे नहीं जाना है, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते रहना है। आज हमने ये स्टेप चढ़ा, अब कल ये स्टेप चढ़े, फिर ये स्टेप चढ़े, फिर ये स्टेप चढ़े। हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहना और हमेशा आप मीठे पानी की तरह, एक मृदुल जल की तरह हमेशा सबके दिलों में राज करते रहेंगे। है ना दोस्तों, एक अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, एक और बताता हूँ आपको ऊर्जावान रखने के लिए। बारिश का ही है। जब बारिश होती है ना, तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपना आश्रय खोजते हैं। कहीं यहाँ छुप गए, कहीं वहाँ छुप गए, कहीं यहाँ भाग गए, कहीं इनके घर में चले गए, कहीं उनके बिस्तर पे चले गए। लेकिन जो बाज होता है ना दोस्तों, वो बादल को चैलेंज करता है और बोलता है, बरस ले तू जितना बरसना चाहता है। तेरे धमकियों से, तेरे गीदड़ धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और वो क्या करता है, शानदार बादलों को चीरता हुआ आसमान में बादलों के ऊपर चला जाता है। बरसना है बरस ले, कितने घंटे बरसेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अरे कभी तो बंद होगा ना तू। उसके बाद बाज नीचे आता है और बोलता है कि बस तेरी औकात खत्म। ऐसे बोलता है, बादल को चैलेंज करता है। इसीलिए दोस्तों, हमें समस्याओं के नीचे नहीं दबना है कभी भी। समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा मुझसे नीचे ही दबाने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन समस्या तुम पे हावी हो गया, उस दिन वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर जिस दिन तुमने समस्या को नीचे दबा दिया, उस दिन आपको कोई हरा नहीं सकता। लोग कहते हैं हमारा सपना है कि हम ये बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डीएसपी बन जाए, एसपी बन जाए। दोस्तों, सपना तब तक सपना रह जाता है क्योंकि सपने को तुम जब तक किसी प्लान में नहीं बदलोगे, तब तक वो सिर्फ सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, सपने देखो, बड़ा देखो, लेकिन सपने को देखने के बाद उसे प्लान में बदलो कि ये प्लान कैसे किया जाए कि ये सपना जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाए। हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, हम इतिहास को जोड़ के पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है कि हम 1-2 लेक्चर लेने के बाद आप लोगों का 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं। और आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, हम लगातार टेस्ट सीरीज, जो हमारा बैच है, जो हमारा ग्रुप है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्ट करेगा और उसके बाद आप सभी लोग क्या करना, उसको सॉल्व करना। और जो भी 1 सप्ताह का जो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड होगा, उसे प्राइज़ दिया जाएगा। तो आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम करीब हैं और देर ना करें, 1-2 लेक्चर के बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे और 125 क्वेश्चनों का सॉल्व पेपर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि इतिहास दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है ना कि पढ़ो चाहे जितना, कुछ तो याद रहता है लेकिन कुछ तो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए क्योंकि हमें इतिहास में अगर अपनी पकड़ और अपनी पहचान बनानी है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, वो क्वेश्चन हमारे सामने बार बार आने चाहिए। बार बार आने से हमें उसका थ्योरिकल तो पता माइंड में रहता ही है, लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है बार बार आने से क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों हम उस समय मोहम्मद बिन कासिम, दोस्तों पहले हम उस समय भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी और उस समय हमारे देश में क्या कंडीशन थी जब अरबों ने हमारे देश पे आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, भारत। ठीक है, दोस्तों ये हमारा भारत हो गया है। ठीक है दोस्तों, उस समय भारत में क्या कंडीशन थी, कहाँ पे कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, ये हमारा जो था उस समय का सिंध प्रांत था। क्या था दोस्तों, ये सिंध प्रांत था। और ये हमारा जो था जम्मू का प्रांत था, कश्मीर था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आसाम था। ठीक है, यहाँ पे आसाम है, आसाम का पुराना नाम कामरूप है। ठीक है दोस्तों, और ये बंगाल का क्षेत्र पूरा आता था। ठीक है, और एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है दोस्तों, और एक मैं इसके नाम बता रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे कन्नौज थे, यहाँ पे कन्नौज। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़, अब इस पे देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ की। ठीक है, यहाँ पे कौन था, सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे हमारे चेर थे। कौन थे दोस्तों, चेर। चेर। यहाँ पे दोस्तों कौन था, पांड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे थे चोल। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पे था, ये जो बना हुआ है, ये पूरा सिंध का प्रांत था दोस्तों, सिंधु प्रांत। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे हमारा कश्मीर है। कश्मीर है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा कन्नौज था, कन्नौज। और यहाँ पे बंगाल। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे हमारा असम। असम का ही पुराना नाम कामरूप है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। लिखते हैं कि कहाँ पे कौन था और कहाँ पे किसका शासन था। जो दोस्तों ये सिंध प्रांत है ना, ये जो सिंध प्रांत है, इसका जो फैलाव था वो ऊपर मकरान तट, मकरान दोस्तों, मकरान से लेकर नीचे जो था, मकरान से, मुल्तान से लेकर मकरान तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिंध का प्रांत था। ऊपर जो था, जो मुल्तान था। ठीक है दोस्तों, ये सिंध के प्रांत में हमारा ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। और उसके बाद ये थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, ये हमारा मुल्तान है, मुल्तान। ठीक है, यहाँ तक सिंध फैला हुआ था उस समय। और नीचे, यहाँ से लेकर नीचे समुद्र तट तक, समुद्र तट तक ये हमारा सिंध था। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि सिंध में और भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से थे। तो दोस्तों बंगाल में उस समय पाल वंश का शासक देवपाल का शासन था। ठीक है, पाल
पाल वंश, देवपाल। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उस समय आसाम में दोस्तों वर्धन वंश का शासक भास्कर वर्मन था। वर्मन वंश का शासक भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन का राज्य था। ठीक दोस्तों, मैप है, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है। और उसी समय कश्मीर में कारकोट वंश का शासन था। कारकोट वंश। ठीक दोस्तों, कारकोट वंश में उस समय दुर्लभ वर्धन शासक था। ठीक है। दुर्लभ वर्धन। दोस्तों उस समय जो कन्नौज था ना, कन्नौज में शक्तिशाली प्रतिहारों का शासन था और प्रतिहार शासक यशो वर्मन का राजा थे वहां पे। प्रतिहार वंश यशो वर्मन। हाय दोस्तों, अब उस समय की ये हमारे भारत की स्थिति थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। और उस समय जब अरबों ने भारत पे आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों, तो उस समय भारत में राजनीति जो गुप्तों का साम्राज्य था, ठीक है, जो शक्तिशाली साम्राज्य था, ये राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की जा रही है, जो गुप्तों के पतन हो चुके थे। और उस समय हर्ष एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हर्षवर्धन ने कुछ समय तक शासन किया और राज्य को समेटने का काम किया, क्योंकि राज्य को वो शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वो कुछ समय तक दक्षिण भारत में नहीं, लेकिन उत्तर भारत में, लेकिन मध्य भारत में उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ समय बाद जब हर्ष की मृत्यु हो गई, तो मध्यकाल में भी छोटे छोटे राज्य वो क्या किए, आपस में संघर्ष करने लगे और देश की, पूरे भारत की चिंता ना करके अपने राज्य की चिंता में सब डूब गए। और उन्होंने क्या किया कि राज्य को, अपने राज्य के सीमा को, विस्तार को लेकर के बहुत जोरों शोरों से एक दूसरे पे अटैक करने लगे। लगातार अटैक करने से आपस में जो शक्तियां थी वो छीण होने लगी। जब शक्तियां छीण हो रही थीं, लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमें बाहरी कोई आकर के हम पे अटैक कर देगा। हमें ये भी सोचना चाहिए लाइफ में हमेशा कि हमें खुद से मजबूत रहना है। अब यहीं पे अगर किसी से जोड़ना है तो किसी परिवार से जोड़ लो, अपने परिवार से जोड़ लो, कि जब हम एक में रहते हैं दोस्तों, जब हम एक में रहते हैं तो हमारी शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। बाहरी हम पे कोई आँख नहीं दिखा पाता है, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे टूटते हैं और टूट के बिखरना शुरू करते हैं दोस्तों, वैसे ही अगला आदमी, गांव का, पड़ोस का, हमें बुरी नज़रों से देखना और ताकना शुरू कर देता है। वही हाल उस समय कुछ मेरे भारत का भी था। लोगों ने आपस में संघर्ष किया, लोगों ने एक दूसरे को काटा, मारा और क्या किया, अपने राज्य को, छोटे छोटे राज्य, क्योंकि हर्षवर्धन के हर्ष के बाद जो राजाएं थे, छोटे छोटे जो सामंत थे, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए और एक दूसरे को मारने काटने लगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहरी शक्ति एक दिन आएगी और हमें दबा करके चली जाएगी। दोस्तों जरा सोचो, जब परिवार में ऐसी बात होती है कभी भी, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री को जोड़ के पढ़ो, अगर हम संयुक्त हैं तो मेरी मजबूती है, बाहरी आंख नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग हो गए दोस्तों ना, तो लोग हमें तोड़ देते हैं। दोस्तों उस समय कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान है वो भी भारत का ही अभिन्न अंग था, और वहां पर क्योंकि वो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से उसे जीता था, कोई दहेज में नहीं मिला था, मेहनत करनी पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे देश को, भारत देश को एक साथ लेके चलने की कोशिश की थी, अपने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान भी भारत का एक अभिन्न अंग था उस समय, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध करके जीता था, उन्हें मिला था वो। वहाँ की अधिकांश जनता बौद्ध और हिंदू थी।
दोस्तों ये हमारे देश की उस समय की कंडीशन थी, राजनीतिक कंडीशन, क्योंकि लगातार आक्रमण से हम परेशान हो गए थे। अब हमें कोई भी शक्ति आके तोड़ सकती थी, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता था और वो जो चाहे हमसे करा सकती थी, क्योंकि हम आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिए थे। जब हम आपस में कोई भी हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी गांव हो, कोई भी लोग हो, अगर आपस में जब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हमारी शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, छीन हो जाती हैं। ये हमारी उस समय की भारत देश की राजनीतिक स्थिति थी जब अरबों ने भारत पे निशाना बनाया। उस समय की हमारी एक स्थिति थी कि हमारे देश की स्थिति क्या थी, ये वो दर्शाया गया है इस मैप में। दोस्तों उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, ये तो राजनीतिक स्थिति थी उस समय की। दोस्तों सामाजिक दृष्टि से उस समय हमारे देश में अरबों के आक्रमण करने से पहले, पहली बात अंतरजातीय विवाह उस समय तक संभव थे, लोग आपस में विवाह करते थे। स्त्रियों का समाज में एक सम्मान था, एक पहचान थी उनकी, उन्हें हमेशा शिक्षा के लिए भेजा जाता था। शिक्षा के द्वार पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए खुले थे। उस समय दोस्तों समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। हमारे शिक्षा और एजुकेशन के लिए जो द्वार खुले थे, जैसे नालंदा, वल्लभी, काशी, ठीक है, शिक्षा के ये प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, इतिहास, पॉलिटिक्स जो भी होते थे, दर्शन शास्त्र ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध थे, लोग इसमें ज़्यादा रुचि लेते थे। देश में उस समय बौद्ध और हिंदू की प्रधानता थी, लोगों में मिलजुल के रहने की एक आशा थी। हमारा समाज उस समय अच्छी खुशहालियों में जीता था। दोस्तों ये हमारे उस समय की भारत देश की सामाजिक स्थिति थी। लोग खाने में लहसुन, प्याज का और मांस, मदिरा का सेवन नहीं करते थे। कुछ राजा महाराजाओं में कुछ होता था मदिरा का और डाट जो भी होता। लेकिन दोस्तों उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अमीर और गरीब में अंतर तो था, ये तो पता ही है, लेकिन जो मध्य परिवार था, मध्य जो लोग थे, वो खुशहाल की ज़िंदगी जी रहे थे। कृषि, व्यापार, उद्योग चरम सीमा पे थे, क्योंकि हम पे तब तक कोई आक्रमण नहीं करेगा जब तक हम में कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन हम में कुछ है, हमारे देश में कुछ है, लालच स्वरूप, अपने धर्म को बढ़ावा स्वरूप, लोग अटैक करेंगे, लोग जीतने की कोशिश करेंगे तुम पे। दोस्तों ये जरूर हमें हमेशा याद रखना है कि तब तक आपको कोई नहीं छू सकता है जब तक आप संयुक्त में हैं, लेकिन जैसे ही टूटता है वैसे ही ये देश को अपने हिसाब से जोड़िए। दोस्तों अब आइए हम थोड़ा सा देखते हैं उस समय की ये हमारी भारत की स्थिति थी। राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। दोस्तों हमने तीनों का वर्णन किया। हालांकि इसमें से क्वेश्चन हैं, कथन कारक में जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं कि अरबों के समय भारत की स्थिति क्या थी। राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल, राजनीतिक दृष्टि से एकता। तो दोस्तों ये मैच कराने के लिए आते हैं, तो हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है हमेशा क्लियर दिमाग में बैठा रहना चाहिए। और दोस्तों सीधी सी बात है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहता है ना, तो वो फिर हमेशा हमारे दिमाग में एकदम सही से बैठ जाता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं उस समय, ये तो हमारे भारत की स्थिति थी उस समय की। आइए दोस्तों अब देखते हैं उस समय अरब में क्या चल रहा था। अरब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तो युद्ध हुआ नहीं है, अभी तो किसी ने हमारे भारत पे आक्रमण किया नहीं है। अब आइए देखते हैं अरबों के समय की स्थिति, अरब लोग कैसे थे, क्या कंडीशन थी, कैसे रह रहे थे, ठीक है, उनकी मंशा क्या थी हमारे भारत पे आक्रमण करने की, उनका विचार क्या था, भाई क्यों हमारे देश पे लूटने आ रहे हो, क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अरब देश की चर्चा करते हैं। ठीक है,
देश। ठीक है दोस्तों, उस समय यहाँ पे क्या स्थिति थी? अरब देश आप लोगों को तो पता ही है, ये भारत है, ये सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्की, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, जो भी हैं, ये सभी को मिला करके एशिया के जितने भी इधर के पार्ट हैं, छोटे छोटे देश, बड़े ईरान, इराक, सऊदी, ये सब पहले अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते थे। दोस्तों उस समय पूरे अरब में मुस्लिमों का बोलबाला हो गया था। पूरे देश में, पूरे अरब प्रायद्वीप में मुस्लिमों का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं कि उस समय मेरे देश में उन्होंने क्यों आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं किसके समय में मेरे देश पे पहली बार अभियान भेजा गया, किस खलीफा ने मेरे देश में सबसे पहली बार अभियान भेजा। दोस्तों अब हम बात करते हैं खलीफा के बारे में। ठीक है दोस्तों, खलीफा। ठीक है दोस्तों, ये खलीफा थे। ठीक है, इनका नाम था उमर। इनका दोस्तों क्या नाम था? उमर। ठीक दोस्तों, इनके समय में 636 में, कब दोस्तों? 636 में बम्बई के निकट, अब बम्बई कहाँ पे है मैप में? ये यहाँ पे है, महाराष्ट्र के पास। इनके समय में बम्बई के निकट एक अभियान भेजा गया। ठीक है, बल्कि उस समय जो अभियान आया था यहाँ मालाबार तटों पे असफल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे विरोध के कारण, यहाँ पे युद्ध के कारण इनका जो अभियान था वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इनके साथ जो व्यापारी आए थे, वो क्या किए कि यहाँ आकर के मालाबार तट, अच्छा मालाबार तट किसे कहते हैं? जो केरल का जो किनारा वाला भाग होता है इसे मालाबार तट बोलते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, ठीक, वो आकर के मालाबार तट पे बस गए। ठीक है दोस्तों, मालाबार तट पे क्या हो गए? बस गए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? भाई व्यापारी थे, पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो जनजातियाँ थी, यहाँ की जो लोकल लोग थे, इन्होंने क्या किया कि शादी कर लिया, वहाँ की औरतों से और महिलाओं से शादी कर लिया। और शादी करने के बाद जो उनके बच्चे उत्पन्न हुए उनका नाम मोपला। क्या नाम दोस्तों? मोपला। दोस्तों उनका नाम मोपला। वो जो जनजातियां उत्पन्न हुई, यहाँ की स्त्रियां और अरब प्रायद्वीप के जो आए हुए थे, उनसे जो संतानें हुई, उनका नाम मोपला। अभी हुआ था ना दोस्तों 20 अगस्त 1917 को मोपला विद्रोह। किनके बीच? इन्हीं लोगों के बीच और जमींदारों के बीच। क्वेश्चन आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह मालाबार तट पे, ठीक है, 1921 में जमींदारों और मोपलाओं के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा अभियान भेजा गया, आइए देखते हैं, दूसरे अभियान की बात करते हैं। यहाँ पे हालांकि सक्सेस नहीं हुई। दूसरा अभियान जो भेजा गया उस्मान के समय में भेजा गया। किसके समय दोस्तों? खलीफा उस्मान। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किसके नेतृत्व में, किस सेनापति के नेतृत्व में अभियान भेजा? दोस्तों उस सेनापति का नाम था अब्दुल्ला बिन उमर। क्या नाम था दोस्तों? पूछता है। दोस्तों अब्दुल्ला बिन उमर। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? ये अभियान, इसका शक्तिशाली अभियान होता है और ये यहाँ से आकर के मकरान के तट, मकरान को जीत लेता है। मकरान और सिंध के कुछ भागों को अब्दुल्ला बिन उमर जीत लेता है। हालांकि वहाँ पे स्थायी शासन या कुछ ऐसा कुछ नहीं करता है, बस सिर्फ क्षेत्रों को वो जीतता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? आप इसे कॉन्सेप्ट बैठाइए थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो यहाँ आकर के, ठीक है, मकरान और सिंध को जीता और जीतने के बाद वो वापस चला जाता है। जीतने के बाद क्या करता है? वो वापस लौट जाता है अरब को, इराक को, ईरान को।
और दोस्तों जब वो यहाँ से जाता है तो वहाँ खलीफा को जानते हो क्या बताता है? वो कहता है कि भारत में, सिंध में पानी और फलों की कमियां हैं। बताता है जाके खलीफा को कि सिंध में पानी और फल की कमियां हैं, और यहाँ के जो डाकू हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। जाकर के बताता है, वो जाकर के बताता है कि जो यहाँ के डाकू हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद खलीफा कई अभियान भेजता है। अंत में जब कई अभियान होते हैं तो बलूचिस्तान और मकरान को भी जीत लिया जाता है। तो बलूचिस्तान मैप में देखिएगा आता है वो सब। ठीक है दोस्तों। और अगला अभियान धाकड़ अभियान, जिसको हम लोग वेट कर रहे हैं, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सिंध अभियान। ठीक है दोस्तों। अगला अभियान सिंध अभियान। दोस्तों अगला जो इराक का जो गवर्नर होता है, इराक का गवर्नर, इराक का गवर्नर, उसका नाम हज्जाज होता है। क्या नाम होता है दोस्तों? हज्जाज। ठीक दोस्तों, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं ध्यान से, है कि नहीं। कहा जाता है कि उस समय ये कहा क्या है, ये सिंघल। सिंघल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंघल मतलब श्रीलंका। दोस्तों क्या नाम है उसका? श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि क्यों हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम के साथ भेजना पड़ा एक अभियान। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो एक अरब जहाजी सिंघल से यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ के अरब प्रायद्वीप के लिए निकलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे सिंध के बगल से होते हुए दोस्तों अरब के लिए वो निकलता है। लेकिन सिंध के पास दोस्तों, सिंध के पास जो वहाँ के लुटेरे थे, जो डाकू थे, ठीक है, जो वहाँ की लोकल जनजातियाँ थीं, उन्होंने उस जहाज़ पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद दोस्तों उन्होंने वहाँ पे लूटपाट मचा दी। और लूटपाट मचाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो हज्जाज ने क्या किया, सिंध के राजा दाहिर। आइए दोस्तों थोड़ा सा सिंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस समय सिंध की स्थिति क्या थी दोस्तों? सिंध की स्थिति उस समय ये थी कि यहाँ पे सिंध में एक बौद्ध शूद्र शासक सासी नाम का एक राजा था सिंध में, और वो राज्य कर रहा था। उसका एक ब्राह्मण मंत्री, ठीक है दोस्तों, उसका ब्राह्मण मंत्री चाच मंत्री था उसका। लेकिन जब सासी की मृत्यु हो गई तो सासी की विधवा लाडी, उसका नाम था लाडी, चाच ने क्या किया, उससे शादी कर लिया। और शादी करने के बाद क्या हुआ कि सिंध का वो राजा बन गया। सिंध का वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसने क्या किया कि जो यहाँ कन्नौज के जो ब्राह्मण थे, बड़ी संख्या में सिंध बुलाया और वहाँ पे कर मुक्त भूमि दी। ब्राह्मणों को बसाने का काम इन्हीं ने किया है सिंध के आसपास के क्षेत्रों में, कन्नौज से। और वहाँ पे कर मुक्त जमीनें दे करके अच्छी फसल और अच्छी खेती करवाई। दोस्तों उसी चाच का, ठीक है, भतीजा, उसी चाच का भतीजा जिसका नाम था दाहिर। अब इधर दाहिर स्टार्ट है, इधर दाहिर क्या है, तैयार है दाहिर ये। और इधर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन दोस्तों कासिम। ठीक है दोस्तों, कासिम। ठीक दोस्तों, अब दोनों के बीच में जो संघर्ष, जो टकराव स्टार्ट होता है, अब हम मेन मुद्दे पे पहुंचे हैं दोस्तों। अब हम मेन मुद्दे पे पहुंचे हैं कि दाहिर और उनके बीच की जो स्थिति है दोस्तों, उसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है दोस्तों, गवर्नर हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम के बाद रिश्ता क्या था? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हज्जाज का भतीजा था और दामाद भी था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की एज उस समय थी 17 वर्ष, जिस समय हमारे गांव में आज काका गागा तक नहीं जानते हैं। उस समय मोहम्मद बिन कासिम के समय में एक अभियान भेजा गया और उसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम को सौंपा गया। सोचो, 17 वर्ष का बालक, वो क्या समझता होगा आज की डेट में। उसने क्या किया कि सैन्य दल इकट्ठा किया और चुने हुए सैनिकों को सिलेक्ट किया। अच्छा, ये युद्ध करने क्यों जा रहा है, जीतने क्यों जा रहा है? क्योंकि दाहिर ने क्या किया था, जो जहाज को लुटेरों ने लूटा था। ठीक है, जब खलीफा ने उनसे बोला कि हमें इसका हर्जाना दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया राजा दाहिर ने, और उन्हें कहा कि ये जो लुटेरे हैं, जो जनजातियां हैं, जो ये लोग हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं भाई, तो हम इन पे कैसे कार्रवाई करें? तो खलीफा ने कहा, हज्जाज ने कहा, रुको बेटा, आते हैं, फिर हम भी आते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे, है ना दोस्तों। क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। मोहम्मद बिन कासिम उस समय 17 वर्ष का था और उसने क्या किया, चुने हुए सैनिकों को 6000 घुड़सवार सिलेक्टेड, इराक, ईरान, यहाँ सकल से 6000 ऊंट सवार, 3000 माल भारा, जो बोझा ढोने के लिए, राशन सामग्री, हथियार ले जाने के लिए, और 2500 सैनिक जल मार्ग से उन्होंने क्या किया, तैयार किया, इकट्ठा किया। ठीक है, हालांकि इसके पहले 1711 में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में दाहिर को मजा चखाने के लिए अभियान भेजे थे। किसके नेतृत्व में दोस्तों? उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में। लेकिन क्या हुआ था, दाहिर के द्वारा दोनों पराजित हुए और मारे गए। इससे हज्जाज को बहुत कष्ट हुआ और कष्ट होने के बाद उन्होंने सीधा नेतृत्व अपने भतीजे और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम के हाथों में सौंप दिया। दोस्तों, वो समय था 712। मोहम्मद बिन कासिम 712 में अपना अभियान स्टार्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये अभियान कैसे होता है और कहां कहां से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे हैं, अगर आप मोटिवेशनल बातें करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री एज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, 30 क्वेश्चन तो हमें प्लस में ले ही जाता है। हर एग्जाम में पूछने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास के होते हैं। हमें इसका कॉन्सेप्ट बैठाना है। आइए उसी लाइन में मैं आपको एक मोटिवेशनल या शायरी या कुछ भी सुनाता हूँ। जैसे हडसन और बहादुर शाह जफर, क्या गजब के शायर थे यार, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार हडसन जब बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेजा जा रहा था, ठीक है, और कोलकाता के दमदम बंदरगाह पे जब उन्हें बंदी बनाया गया था बहादुर शाह जफर को, तो उन्होंने हडसन भी एक गजब का शायर था यार, उसकी पढ़िएगा, कभी मिले, किताबों में मिलता है। हडसन ने जानते हो बहादुर शाह से क्या कहा? ए जफर अब बुझ चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। कहता है किससे? बहादुर शाह जफर से कहता है, ए जफर अब बुझ चुकी शमशीर हिंदुस्तान की, वो दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। वो भी बंदा क्या था, उसने भी हडसन को जवाब दिया, गजब का टैलेंटेड, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। सुन ले हडसन, बंदी है तो क्या हुआ, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हडसन भी
आश्चर्यचकित रह गया। तो दोस्तों हमारा जो तख्ते लंदन तक तो नहीं जाएगा, लेकिन आयोग तक जरूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर आयोग में तख्ते आयोग तक तो चलना ही चलना है। फिर से दोस्तों 1-2 वीडियो के बाद हम 125 क्वेश्चन का एग्ज़ाम के टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन टेस्ट कराने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो बैच है, जो हमारे ग्रुप हैं, उन्होंने टेस्ट पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्दी हम आपको आपके सामने उसका ले आएंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि एग्ज़ाम में के आसपास 15 दिन 20 दिन पास, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मारी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपका जो कन्फ्यूज वाला सिस्टम है वो दूर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आक्रमण करा ही देते हैं मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत वो हुआ, इंतज़ार भी हो रहा है कि युद्ध कराया जाए भाई, काफ़ी देर से वेट किया जा रहा है। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब मैं बढ़ाता हूँ आगे। मोहम्मद बिन कासिम, सीधा कासिम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कासिम। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करते हैं, मकरान की तट से, ठीक है, रास्ता मकरान के निकट से अपने सैनिकों के साथ सीरिया और इराक के चुने हुए घुड़सवारों के साथ अपनी सेना लेकर के निकलते हैं। और रास्ते में जो मकरान का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था, मोहम्मद हारून। क्या नाम था दोस्तों, मोहम्मद हारून। यहाँ पे मोहम्मद हारून। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मकरान है, मकरान। यहाँ के गवर्नर कौन थे, मोहम्मद हारून। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, अपनी सेना के साथ आगे मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है, जब प्रवेश करता है सिंध के आसपास की स्थिति बताता हूँ दोस्तों, तो वहाँ की छोटी छोटी जो देवल के पास सबसे पहले कहाँ पहुँचता है दोस्तों, देवल। ठीक दोस्तों, कहाँ पहुँचा, देवल। आइए देवल के बाद बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे छोटी छोटी जनजातियाँ जैसे मेढ़ो, आसपास देवल के आसपास, देवल क्या है, एक बंदरगाह है। देवल क्या है दोस्तों, एक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, देवल क्या है दोस्तों, एक बंदरगाह है। यहाँ के आसपास की छोटी छोटी जनजातियाँ जिनका नाम था मेढ़ो, जार, अदर ऐसे बहुत सारी जनजातियाँ थीं। कासिम ने क्या किया, सबसे पहले इन जनजातियों को अपनी तरफ मिलाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब दाहिर देखता है कि मोहम्मद बिन कासिम फौज लेके आ गया है, दाहिर क्या करता है, देवल से भाग जाता है पूर्वी किनारे पर, पूर्वी की तरफ भागता है। मतलब यहाँ से भागा बंदा सीधा यहाँ पहुँच गया, पूर्वी तरफ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुट जाता है और धीरे धीरे अपनी शक्तियों को मजबूत करता है। और यहाँ पे जितने भी 17 वर्ष के बच्चे होते हैं, 17 वर्ष के ऊपर के जितने भी होते हैं, मोहम्मद बिन कासिम सबको कत्ल कर देता है, सबको कत्ल करवा देता है, मरवा देता है और राज्य को जीत लेता है। ठीक है दोस्तों, राज्य को जीतने के बाद यहाँ पे शासन सत्ता तो स्थापित नहीं कर पाता है, लेकिन अपने अंडर में ले लेता है इसको दोस्तों। उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँचता है दोस्तों, नीरूम। कहाँ पहुँचा दोस्तों, नीरूम। यहाँ पे दोस्तों किसका शासन था, यहाँ पे बौद्धों और ब्राह्मणों का शासन था, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के सामने हाथ जोड़ करके आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है दोस्तों, बौद्धों और ब्राह्मणों ने क्या किया, बौद्धों प्लस ब्राह्मणों ने आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। यहाँ के बाद फिर सेहवान की तरफ मुड़ते हैं और सेहवान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
शेरवान में कौन शासन कर रहा था उस समय दोस्तों? दाहिर का चचेरा भाई बजहरा। क्या नाम था उसका? बजहरा। ठीक दोस्तों, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा, उसने क्या किया? बौद्धों से उसने अधिकांश निवासी वहाँ के जो निवासी थे शेरवान के, अधिकांश निवासी जो थे बौद्ध, और बौद्ध कभी जल्दी युद्ध में विश्वास करते नहीं, इसीलिए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। और जब उन्होंने मना कर दिया तो बजहरा भाग करके कहाँ चला जाता है? यहाँ पे बुधिया। कहाँ भाग के चला जाता है? बुधिया। दोस्तों कहाँ चला गया? बुधिया। ठीक दोस्तों, बुधिया में क्या? बुधिया में अधिकतर जाट लोग थे। जाट, यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या जाट थी, और दोनों ने क्या किया? जाटों ने और बजहरा ने मिल करके युद्ध किया। लेकिन इसी समय यहाँ का जो जाटों का मुखिया जो था उसका नाम काक था। क्या नाम था दोस्तों? काक। काक ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम से हाथ मिला लिया और उनकी तरफ मुड़ गया। यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि सिंध को पार करने के लिए नाव बनाने के आदेश दिए और कहा कि नाव तुरंत तैयार किया जाए क्योंकि हमें अटैक करना है यहीं पे। उसके बाद यहाँ से जब बुधिया से आगे बढ़ता है तो रावर पे दोस्तों कौन होता है? रावर पे मीर कासिम, और यहीं पे राजा दाहिर से मुलाकात होती है। कासिम प्लस दाहिर। ठीक, यहीं पे दोनों की मुलाकात होती है और युद्ध होता है और दाहिर अंततः मारा जाता है। यहीं पे दाहिर की जो विधवा रानीबाई, यहीं पे जो दाहिर की जो विधवा रानीबाई क्या करती है? दुर्ग की सुरक्षा करते हुए और अपने आप को जौहर कर लेती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के बाद अभी मोहम्मद बिन कासिम का सिंध विजय अभियान पूरा नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद यहाँ से पहुँचता है ब्राह्मणाबाद। यहाँ पे किसका शासन था दोस्तों? ब्राह्मणाबाद में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राज्य मंत्री और मोहम्मद बिन कासिम, यहीं पे उनकी दाहिर की लाडी, जिसको सिंध पे इन्होंने वो किया था, उनकी 2 पुत्रियां का ब्राह्मणा में ही उनका बेटा जयसिंह शासन चलाता है। और यहीं पे वो जयसिंह क्या करता है कि आत्मसमर्पण करके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे दाहिर की जो विधवा लाडी होती है, उनकी जो पुत्री परमल देवी और सूर्या देवी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद फिर आगे अभियान अरोर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अरोर, ये दोस्तों अब इनका सिंध अभियान पूरा हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या हुआ? सिंध अभियान पूरा हो गया। दोस्तों आइए थोड़ा सा और बात करते हैं, हम सिंध अभियान के बारे में कैसे जानते हैं? चचनामा क्या है? चचनामा एक अरबी भाषा की पुस्तक है। ठीक है, इसको फारसी भाषा में अबूबकर कूफी ने लिखा है। किसके समय में? सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में। मीर मसूम ये कौन थे? ये एक इतिहासकार थे। आइए थोड़ी सी चुटपुटी बात करते हैं। चचनामा क्या है? ठीक दोस्तों, चचनामा की बात कर लेते हैं। चचनामा में मीर मसूम ने लिखा है, ठीक है, कि दाहिर की दोनों पुत्रियां परमल देवी और सूर्या देवी ने जब मोहम्मद बिन कासिम जीत करके वापस जाता है खलीफा के पास, तब दोनों बेटियां ने विधवा लाडी की और मोहम्मद बिन कासिम की, दाहिर की बेटी मोहम्मद बिन कासिम को मजा चखाने का, मतलब अपने पिता का बदला लेने के लिए, हालांकि ये मीर मसूम ने, ठीक है, चचनामा का अनुसरण करते हुए लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया दोस्तों कि खलीफा के सामने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये दोनों जो बेटियां थी तो दोनों थी बहुत सुंदर थी और खलीफा भाग गया था इन पे, सूर्या देवी और परमल देवी, इनकी माँ का नाम लाडी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने खलीफा से बताया कि मोहम्मद बिन कासिम हम दोनों को 3 दिन तक अपने हरम में रखा था और हमारे सतीत्व को भंग कर दिया है। इसी समय मोहम्मद बिन कासिम खलीफा जो था गुस्सा हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को सैनिकों से आदेश देता है कि इसे बैलों की खाल में बंद करके मेरे सामने लाया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि खुद जाता है और बैलों की खाल में
आ जाता है सामने। लोग उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। और तब सूर्या देवी और परमल देवी खलीफा से बताती हैं कि आज मेरे पिताजी का बदला पूर्ण हो गया है, क्योंकि हमने आपसे झूठ बोला है। इस तरीके से परमल देवी और सूर्या देवी ने अपने पिताजी का बदला ले लिया। उसके बाद खलीफा ने क्या किया, बहुत गुस्से में दोनों को आदेश दिया कि इन्हें घोड़े की पूंछ में तब तक दौड़ाया जाए बांध करके जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। और अंततः दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, 2 वर्ड आते हैं, जिम्मी और काफिर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जिम्मी, जिम्मी और काफिर। ठीक दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जिम्मी किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है, मिलाने के लिए पूछा जाता है, और काफिर भी मिलाने के लिए पूछा जाता है। जिम्मी दोस्तों यहूदी और ईसाई धर्म के लोग, धर्म को मानने वाले, जो मुस्लिम राज्य में व्यापार करते थे, अपने धर्म का पालन करते थे, उन्हें जजिया देना पड़ता था। यहूदी और ईसाइयों को, उन्हें ही जिम्मी कहा गया है। काफिर, काफिर किसे कहते हैं, जो मूर्ति पूजक हो, जो मूर्तियों को पूजते हो और मुस्लिम देश में रहते हो, वो भी जजिया देते हैं, उन्हें काफिर कहा गया। दोस्तों, अब थोड़ा सा ये बचता है कि जो आक्रमण हुए, चचनामा की भी बात हो गई, लेकिन इन्होंने क्या, सिंध के लोगों, वो अरब के लोगों ने हमसे क्या सीखा, हमने उनसे क्या सीखा, ये भी होता है। क्योंकि कोई कहीं के यहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, कुछ ना कुछ लेके भी जाता है। अच्छा, थोड़े से अरबों को ये विश्वास हो गया था कि हम सिंध पे क्या कर सकते हैं, जो जीते हुए प्रांत में अकेले तो शासन कर नहीं सकते, क्योंकि हमें इनको मिला करके, मिलजुल कर ही हमें शासन करना पड़ेगा, धर्मांधता का परिचय देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, और सूफी थे, ठीक दोस्तों, इन दोनों काजियों ने, ब्राह्मण और काजियों ने, दोनों ने मिल करके न्यायिक प्रशासन का कार्य संभाला। और ब्राह्मणों को वहाँ पे क्या किया कि जजिया से मुक्त रखा गया। ठीक दोस्तों, और यहाँ का प्रशासन स्टार्ट हो गया। अरबों ने हमसे सीखा, ज्ञान विज्ञान की जानकारी सीखी, भारतीय अंक पद्धति दशमलव की जानकारी सीखी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमने क्या सीखा उनसे, ये भी आता है। हमने उनसे क्या सीखा दोस्तों, हमने भी सीखा उनसे खजूर की खेती करना, ऊंट का पालना। ठीक दोस्तों, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ हमने भी सीखा और कुछ न कुछ उनसे, वो हमसे भी सीखे। दोस्तों, आप पता है कि ये जो वीडियो है, आप लोग बैठिए, उसके बाद पेन पेंसिल उठाइए, कॉपी रखिए और मैप में एक खाका बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये खाका एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला होता है। और इसमें छांटिए कि आपके काम का क्या है। जैसे दाहिर कहाँ छुपा हुआ था, दाहिर कहाँ मिला, दाहिर और कासिम के बीच में रावर में युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणाबाद, अरोरा, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध विजय का अभियान कहाँ से समाप्त होता है, कैसे समाप्त होता है, इस सब चीज़ों पे ध्यान से बैठिए और ध्यान से उस पर अध्ययन करिए। दोस्तों, फिर हम बता रहे हैं कि 2 वीडियो के बाद, 1-2 वीडियो के बाद दोस्तों, हमारा जो ग्रुप है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला है। ठीक है दोस्तों, 125 क्वेश्चन का होगा। उसमें जो एक सप्ताह में जो टॉप पे रहेगा उसे कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा दोस्तों, और अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे। और आप लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस टेस्ट में भाग लें, क्योंकि ये टेस्ट ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता है। क्योंकि टेस्ट से ही हमारी कन्फ्यूजन जो होती हैं वो हमेशा दूर हो जाती हैं। हमारे सामने क्वेश्चन बार बार आते हैं तो हमेशा क्लियर होता है एग्जाम में। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है और आप सभी लोग का साथ चाहिए और आगे से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी अच्छे अच्छे करिए। जो कुछ भी कमियां हैं, जो कुछ उसे पता चलता है, आगे सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपका अपना चैनल महादेव सिविल क्लासेस में सभी लोगों का बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।